हेलो हाय वेलकम नमस्ते, मेरा नाम ऋतिक और आज हम फिर से बात करेंगे एक और इम्पोर्टेंट कंसेप्ट के ऊपर। तो ये वीडियो उन स्टूडेंट्स के लिए मोस्ट इंपोर्टेंट होने वाली है जिनके पास डीयू में सब्जेक्ट है रिसर्च मेथोडोलॉजी फॉर इकोनॉमिक्स। तो चलिए शुरू करते हैं आज की वीडियो को, जहाँ पे हम डिस्कस कर रहे थे लेसन नंबर 6 के बारे में। तो ये होगा लेसन नंबर 6 का आखिरी कंसेप्ट और आखिरी वीडियो। अगली वीडियो हम शुरुआत करेंगे लेसन नंबर 7 के बारे में। तो लेसन नंबर 6 हमारे पास क्या था, सर्वेज एंड सैम्पलिंग के बारे में। आज की वीडियो हम डिस्कस करेंगे मेथड्स ऑफ सैम्पलिंग, ठीक है, और दूसरा हम डिस्कस करेंगे कि जो सैम्पलिंग एरर है और जो नॉन सैम्पलिंग एरर है वो क्या होते हैं। तो ये तो हमारे क्या है मोस्ट इंपॉर्टेंट कंसेप्ट हैं आज की वीडियो के, और इस कंप्लीट सीरीज के नोट्स भी ऑलरेडी प्रिपेयर हो चुके हैं विद इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर पीडीएफ। जिन बच्चों को नोट्स परचेज करने हैं वो इस नंबर पर चाहे 9667836336 नंबर व्हाट्सएप करके नोट्स भी ले सकते हैं। तो देखते हैं सबसे पहले क्या आता है मेथड्स ऑफ सैम्पलिंग। हमने समझा था पिछली कुछ वीडियोज में कि जो सैम्पलिंग है वो बहुत इंपॉर्टेंट चीज होती है, खासकर जब पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा हो, टाइम ज़्यादा कंज्यूम करने लगने वाला हो, पैसा ज़्यादा लगने वाला हो डाटा को कलेक्ट करने में। तो ऐसे केसेस में सैम्पलिंग मेथड जो है हमारी बहुत ज़्यादा हेल्प करते हैं कि कैसे हम अपने पॉपुलेशन साइज को छोटा कर सकते हैं और डाटा कलेक्ट ईजिली कर सकते हैं। तो वो चीज़ हमें यहाँ पे देखनी है। तो जब हम मेथड्स ऑफ सैम्पलिंग की बात कर रहे हैं तो हमें पहले क्या पढ़ना है, प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग। अब प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग क्या होती है, यानी कि हमने एक तरह से प्रोबेबिलिटी सेट कर दी कि हम इतने लोगों में से इतने लोगों को सिलेक्ट करने वाले हैं। जैसे फॉर एग्जांपल अगर 100 लोगों का ग्रुप है और मुझे सिर्फ 10 लोग सिलेक्ट करने हैं, इसका मतलब क्या है कि हर पर्सन के सिलेक्ट होने के चांसेस इक्वल हैं। 10 है प्रोबेबिलिटी सबके 10% है सबके सेलेक्ट होने की प्रोबेबिलिटी 0.10 जिसको हम बोलेंगे। तो वही चीज यहाँ पे है। तो जब हम प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग की बात कर रहे हैं तो इन अ प्रोबेबिलिटी सैंपल एवरी यूनिट इन पॉपुलेशन हैज इक्वल चांसेस फॉर बीइंग सिलेक्टेड एज अ सैंपल यूनिट, यानी कि सबके सिलेक्ट होने का चांसेस इक्वल है। जैसे मैंने जो भी एग्जांपल दिया था उसमें सबके सिलेक्ट होने के चांसेस कितने हैं, 10%, यानी कि हर एक 100 में से क्या 100 में से 10 बंदे क्या करने, सेलेक्ट करने हैं। इसके बाद हमारे पास अगला पॉइंट क्या आता है, नॉन प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग। जब हम नॉन प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग के बारे में बात करते हैं, यानी कि ऐसा मेथड जहां पे अनइक्वल है, मतलब किसी के चांस ज़्यादा है सेलेक्ट होने के, किसी के चांस कम है सेलेक्ट होने के, तो उसको हम क्या बोलते हैं, नॉन प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग। यानी कि जहां पे प्रोबेबिलिटी सैंपल निकालते वक्त किसी तरह का काम नहीं करती है। तो इन नॉन प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग यूनिट्स इन पॉपुलेशन हैव अनइक्वल और नेग्लिजिबल ऑलमोस्ट नो चांसेस फॉर बीइंग सिलेक्टेड एज अ सैंपल यूनिट। यानी कि इस केसेस में कि भाई हाई चांस हो सकते हैं सेलेक्ट होने के, कम चांस हो सकते हैं, हो सकता है कि बिल्कुल ना के बराबर प्रोबेबिलिटी हो सेलेक्ट होने की। किस केसेस में, नॉन प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग मेथड्स में। तो दो ही तरह के मेथड्स के बारे में बात करते हैं हमेशा, प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग और नॉन प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग। अब बात करते हैं प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग टेक्निक्स की, जिसमें हमारे पास पहला पॉइंट क्या आता है यहाँ पे, रैंडम सैम्पलिंग। यानी कि जब हम बात कर रहे हैं रैंडम सैम्पलिंग के बारे में, तो रैंडम सैम्पलिंग का मतलब क्या है कि हम जो हैं कोई भी फिक्स नहीं कर रहे, रैंडमली किसी भी पर्सन को क्या कर रहे हैं, सेलेक्ट वहाँ पे कर रहे हैं। यानी कि हमने जैसे फॉर एग्जांपल 100 पर्सन थे, ठीक है, अब 100 पर्सन में से हमने क्या बना दिया, यहाँ पे ग्रुप बना दिया, ठीक है, कि भाई मुझे हर एक 100 में से 10 बंदे सेलेक्ट करने हैं, तो 10 बंदों का ग्रुप बना दिया ताकि हम हर 10% में से पर्सन सेलेक्ट कर सकें। या फिर जनरली जब हम रैंडम सैम्पलिंग की बात करते हैं तो एक तरह से हमने क्या कर दिया कि एक तरह उठाने शुरू कर दिया बंदे कि भाई ये भी आ जाएगा, ये भी आ जाएगा, ये भी आ जाएगा, यानी रैंडमली किसी को भी सिलेक्ट कर लिया। तो इसीलिए इसको क्या बोलते हैं, रैंडम सैम्पलिंग मेथड, ठीक है। अब इसमें हमारे पास क्या होता है, लॉटरी मेथड भी हो सकता है और यूजिंग रैंडम नंबर भी हो सकता है, रैंडम नंबर टेबल। जैसे मैंने लॉटरी मेथड की बात की तो वही बात की, किसी को भी उठा लिया भाई, या फिर लॉटरी मेथड पे हमने क्या किया, एक तरह से लकी ड्रॉ निकालने शुरू कर दिए कि भाई हमने 100 पर्सन्स का नाम लिख लिया, या फिर हमने 100 पर्सन्स को एक नंबर डिनोट कर दिया कि भाई ये पहला नंबर, ये दूसरा, ये तीसरा और ये 100वां नंबर, ठीक है। उन नंबरों में से 10 नंबर उठा लिए और जो 10 नंबर आए उस लिस्ट में उन सबको हमने क्या कर लिया, सेलेक्ट कर लिया। इसको हम क्या बोलते हैं, लॉटरी मेथड। या फिर यूजिंग रैंडम नंबर टेबल भी यूज़ कर सकते हैं कि हमने रैंडम नंबर टेबल यूज़ कर ली कि भाई ये नंबर के लोग जो हैं वो आ जाओ। तो ये दो मेथड हम यूजुअली यूज़ करते हैं इस मेथड में। अब इसके भी दो पार्ट हैं। पहला पार्ट क्या आता है, इक्वल प्रोबेबिलिटी, यानी कि सबके सेलेक्ट होने के चांसेस जो है वो क्या होंगे, इक्वल होंगे। दूसरा क्या हो सकता है, वेरिंग प्रोबेबिलिटी, यानी कि सबके इक्वल होने के चांस जो है वो वेरी कर सकते हैं, इक्वल नहीं हो सकते हैं। तो ये हो गया। इसके बाद दूसरा मेथड क्या आता है, सिस्टमैटिक सैंपलिंग का। एक मिनट रुकना।
चलो फिर आगे देखते हैं। हाँ, तो हमने बात की इक्वल प्रोबेबिलिटी के बारे में और वेरिंग प्रोबेबिलिटी के बारे में। अब समझते हैं सिस्टमैटिक सैम्पलिंग के बारे में। जो हम पढ़ रहे हैं सिस्टमैटिक सैम्पलिंग, तो इन सिस्टमैटिक सैम्पलिंग द सैंपल यूनिट्स आर सेलेक्टेड फ्रॉम द पॉपुलेशन एट इक्वल इंटरवल्स, यानी कि जहाँ पे हम इक्वल इंटरवल्स पे लोगों को सेलेक्ट करते हैं। अब वो इक्वल इंटरवल इन टर्म्स ऑफ टाइम भी हो सकता है, स्पेस भी हो सकता है और ऑर्डर भी हो सकता है। जैसे फॉर एग्जाम्पल फिर से वही सिचुएशन लेते हैं कि हमने 100 पर्सन में से 10 लोगों को सेलेक्ट करना है, 10 लोगों को सैंपल बनाना है। अब मैं क्या बोल सकता हूँ कि जो भी पर्सन 10वें नंबर पे आ रहा है, मैंने सबको अरेंज कर दिया एक ऑर्डर में, और जो भी पर्सन 10वें नंबर पे आ रहा है वो सेलेक्ट होकर यहाँ पे आ जाए। यानी कि 10th नंबर, 20th नंबर, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90, 100 ऐसे करके जो है 10 बंदे क्या हो जाएंगे, सेलेक्ट हो जाएंगे। यानी कि मैंने इक्वल रैंक पे, ठीक है, जो क्या कर लिया, लोगों को सेलेक्ट कर लिया इक्वल इंटरवल्स के बाद। तो इसको यहाँ पे क्या बोलते हैं, सिस्टमैटिक सैम्पलिंग मेथड बोलते हैं। यानी कि हमने एक सिस्टम बना दिया लोगों को सेलेक्ट करने के लिए। इसके बाद हमारे पास तीसरा पॉइंट क्या आता है, स्ट्रेटिफाइड रैंडम सैम्पलिंग। स्ट्रेटिफाइड रैंडम सैम्पलिंग और सिस्टमैटिक रैंडम सैम्पलिंग में एक मेजर डिफरेंस है। जब हम सिस्टमैटिक सैम्पलिंग की बात करते हैं तो यहाँ पे जनरली जो डाटा है ना वो क्या होता है, होमोजीनियस होता है। अब जब डाटा होमोजीनियस यानी कि जब लोग होमोजीनियस है, एक जैसे हैं, तो मैं किसी भी नंबर के लोग उठा लूँ, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। फिर भी हमने एक सिस्टम बना लिया कि भाई हर एक 10वां बंदा जो है ना वो मेरे पास आता चला जाएगा और डाटा करेक्ट कराने में मेरी हेल्प करेगा। लेकिन जब हम बात करते हैं स्ट्रेटिफाइड रैंडम सैम्पलिंग की, तो यहाँ पे ये चीज़ काम नहीं करती, क्योंकि स्ट्रेटिफाइड रैंडम सैम्पलिंग का मतलब पता है क्या है, जहाँ पे हेट्रोजीनियस लोग हैं, हेट्रोजीनियस ग्रुप्स हैं। जैसे फॉर एग्जांपल जहाँ पे मैं सर्वे कर रहा हूँ वहाँ पे बच्चे भी हैं, मेल भी हैं, फीमेल भी हैं, ठीक है। इसके अलावा जो इनकम ग्रुप्स है वो डिफर करता है, यानी कि कोई लो इनकम ग्रुप में है, कोई हाई इनकम ग्रुप में है, ठीक है। इसके अलावा नंबर ऑफ एज में डिफरेंस है, ठीक है, कुछ यंग हैं, कुछ ओल्ड हैं। तो इस तरीके से क्या हो रहा है कि अलग अलग तरह के लोग जो हैं उस ग्रुप में हैं, अलग अलग प्रकार के लोग हैं। तो ऐसे केसेस में जो हमारा रैंडम सैम्पलिंग मेथड है, ठीक है, सॉरी सिस्टमैटिक सैम्पलिंग मेथड, वो काम नहीं आता। हमें यहाँ पे स्ट्राटा बनाना पड़ता है। स्ट्राटा नहीं, ग्रुप बना लिया हमने, मेल्स का अलग ग्रुप, बच्चों का अलग ग्रुप, फीमेल्स का अलग ग्रुप, ठीक है। इसके अलावा हमने इनकम ग्रुप के हिसाब से डिवाइड कर दिया। तो जब हम ग्रुप बनाते हैं उसको पता है क्या बोलते हैं, स्ट्राटा बोलते हैं। और फिर उनमें से बिना हम हर एक ग्रुप में से इक्वल बंदे उठा रहे हैं, उसको हम क्या बोलते हैं यहाँ पे, स्ट्रेटिफाइड रैंडम सैम्पलिंग बोलते हैं। तो इन स्ट्रेटिफाइड सैम्पलिंग डिवाइड द पॉपुलेशन इनटू रिलेटिवली होमोजेनियस ग्रुप्स कॉल्ड स्ट्राटा। यानी कि यहाँ पे हम पूरे जो लोग हैं उनको हमने कुछ होमोजेनियस ग्रुप में डिवाइड कर लिया, यानी कि मेल्स का अलग ग्रुप बना दिया, फीमेल्स का अलग बना दिया, हाई इनकम ग्रुप का अलग बना दिया, लो इनकम ग्रुप का अलग बना दिया, ग्रुप बना लिए और उस ग्रुप में से लोगों को हम चूज करेंगे। तो वही चीज़ यहाँ पे है। अब इसमें क्या होता है, प्रोपोर्शनल स्ट्रेटिफाइड, ठीक है, और सैंपल मेथड, और दूसरा कौन सा है, डिसप्रोपोर्शनल स्ट्रेटिफाइड सैंपल मेथड। ध्यान रखना, प्रोपोर्शनल स्ट्रेटिफाइड सैंपल और डिसप्रोपोर्शनल, यानी कि प्रोपोर्शनल फिर से वही जहाँ पे प्रोबेबिलिटी काम करे, हम एक तरह से चांसेस दे रहे हैं कि किस ग्रुप में से कितने लोग क्या होंगे, आएंगे, ठीक है। और डिसप्रोपोर्शनल कि जिसमें से जितनी मर्जी हमने चूज कर ली है। तो वो चीज़ है। तो इसके भी फर्दर दो टाइप आए, प्रोपोर्शनल स्ट्रेटिफाइड सैंपल और दूसरा डिसप्रोपोर्शनल स्ट्रेटिफाइड सैंपल, ठीक है। अब इसका क्या आता है, क्लस्टर सैंपलिंग। तो इन क्लस्टर सैंपलिंग डिवाइड द पॉपुलेशन इनटू ग्रुप्स। यहाँ पे हम लोगों को ग्रुप में डिवाइड कर लेते हैं हैविंग हेट्रोजीनियस कैरेक्टरिस्टिक्स, जहाँ पे लोगों के पास क्या है, हेट्रोजीनियस कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, कॉल्ड क्लस्टर्स। एंड देन सेलेक्ट अ सैंपल ऑफ क्लस्टर्स। फिर हमने एक सैंपल ऑफ क्लस्टर चूज कर लिया यूजिंग सिंपल रैंडम सैंपलिंग। यानी कि यहाँ पे तो देखो दोनों फर्क समझो, स्ट्रेटिफाइड में हमने लोगों का जो ग्रुप था ना वो ही एक जैसा कर दिया, होमोजीनियस कर दिया। यहाँ पे हमने क्लस्टर में ग्रुप कैसे रखा, हेट्रोजीनियस, यानी कि यहाँ पे हर एक ग्रुप में अलग अलग प्रकार के लोग हैं। जैसे मान लो एक ग्रुप में हमने 2 बंदे डाल दिए मेल, 2 डाल दिए फीमेल, 2 डाल दिए बच्चे, 2 डाल दिए जिनके पास क्या है, हाई इनकम है, 2 डाल दिए जिनके पास लो इनकम है। सबका हमने एक क्लस्टर बना दिया जहाँ पे अलग अलग प्रकार के लोग हैं। और ऐसे बहुत सारे क्लस्टर्स बना दिए, ऐसे बहुत सारे ग्रुप बना दिए और उनमें से एक चूज कर लिया रैंडम सैंपलिंग मेथड से, ठीक है। इसको हम यहाँ पे क्या बोलते हैं, क्लस्टर सैंपलिंग बोलते हैं, ठीक है। तो दोनों में डिफरेंस जरूर ध्यान रखना। डिफरेंस आप लोग हमेशा ध्यान रखोगे तभी जो है ना एग्जाम में आपकी हेल्प हो पाएगी इन चीज़ों को समझने में। इसके बाद क्या आता है,
फोर्थ पॉइंट में मल्टी स्टेज सैम्पलिंग। अब समझते हैं मल्टी स्टेज सैम्पलिंग का मतलब क्या होता है। जब मैं डिस्कस कर रहा हूँ मल्टी स्टेज, इस बात का मतलब क्या है कि हम जो हैं वो कुछ स्टेज पे सैम्पलिंग कर रहे हैं, यानी कि मल्टीपल स्टेज पे। हमने एक बार, मान लेते बहुत बड़ा ग्रुप है, सपोज करते हैं एक बार में 1 लाख लोग हैं, पहले 1 लाख में से 10,000 को सिलेक्ट कर लिया, वो हमारे सैंपल हो गई। फिर 10,000 में से फिर और ज़्यादा क्लासीफाई कर दिया, 1000 लोगों को सिलेक्ट कर लिया, फिर 1000 में से 100 लोगों को। इसको पता है क्या बोलते हैं? इसको बोलते हैं मल्टी स्टेज सैम्पलिंग, यानी कि हम अपने सैंपल साइज को छोटा करने के लिए बार बार अपने जो भी हमारा ग्रुप है उसमें से सैंपल सेलेक्ट करते चले जा रहे हैं। इसी को हम यहाँ पे क्या बोलते हैं? मल्टी स्टेज सैम्पलिंग बोल के चलते हैं। तो ये हमारे पास क्या बन गया? फोर्थ मेथड। तो उम्मीद है आपको यहाँ तक तो कोई डिफरेंस नहीं है। हमने यहाँ पे ऑलमोस्ट सारे टॉपिक देखने हैं। एक तो हमने मेथड्स ऑफ सैम्पलिंग देखा, ठीक है, जिसमें हमने प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग देखी और नॉन प्रोबेबिलिटी भी देखी, ठीक है, नॉन प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग और प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग टेक्निक्स देख ली। उसके में टाइप भी देख लिए कि प्रोबेबिलिटी में टाइप कौन कौन से हैं, ठीक है। अब इसके बाद क्या आता है? नॉन रैंडम सैम्पलिंग मेथड। अब नॉन रैंडम सैम्पलिंग मेथड यानी कि जहाँ पे हम रैंडमली जो है ना सैंपल सेलेक्ट नहीं कर रहे। अब इसमें हमारे पास 3 टाइप है। कन्वीनियंस सैम्पलिंग। कन्वीनियंस सैम्पलिंग का मतलब क्या है? यानी कि एक रिसर्चर या फिर एक ऐसा पर्सन जो सर्वे कर रहा है, जिसको डाटा कलेक्ट करना है, वो कन्वीनियंट मेथड यूज़ कर रहा है। जैसे फॉर एग्जांपल मैं आपको बोलूँ कि आपको डाटा कलेक्ट करना है किसी भी सोसाइटी के ऊपर, ठीक है, कि भाई उन सोसाइटी में कितने लोग हैं, कितनी फैमिलीज़ हैं, फैमिली में कितने मेंबर्स हैं, उनका इनकम लेवल कैसा है, कितने बच्चे हैं, ठीक है, अलग अलग चीज़ें, एजुकेशन क्वालिफिकेशंस कैसी हैं, ये चीज़ आपको कलेक्ट करनी है। तो आपने बोला कि किसी दूर की सोसाइटी में क्यों जाना, हमारे पास में भी तो है, हम भी तो सोसाइटी में रहते हैं, आप वहीं का डाटा कलेक्ट कर लोगे। तो बिल्कुल सही बात है, इसे बोलते हैं कन्वीनियंट मेथड। यानी कि डाटा जो हम कलेक्ट कर रहे हैं, अगर उसका कोई कन्वीनियंट वे है तो मुझे कहीं दूर जाने की जरूरत नहीं है, मैं उस कन्वीनियंट वे को यूज कर सकता हूं। जैसे फॉर एग्जांपल अगर मुझे किसी एक फैक्ट्री का वर्किंग कंडीशन देखना है तो मैं किसी दूर की फैक्ट्री में क्यों जाऊं, मैं नियर बाय कोई फैक्ट्री फाइंड आउट करूंगा जहां जाना मेरे लिए आसान हो, कॉस्ट कम आए और मैं बार बार अगर ज़्यादा टाइम लगने वाला है तो कुछ दिन बार बार जा पाऊँ, तो मैं किसी भी नियर बाय जगह पर जाके वो सर्वे कंडक्ट कर सकता हूँ। तो वही चीज़ यहाँ पे है कन्वीनियंस सैम्पलिंग। इसी को बोलते हैं कि कन्वीनियंट जगह से सैंपल चूज कर लिया। दूसरा पॉइंट क्या आता है? जजमेंट सैम्पलिंग। जजमेंट सैम्पलिंग कम को हम क्या बोलते हैं? ठीक है, पर्पसिव सैम्पलिंग भी बोलते हैं, यानी कि जब हम अपने पर्पस के अकॉर्डिंग सैम्पलिंग करें। अब बात ही भैया डाटा तो और रिसर्च तो हमने सब पर्पस के लिए करते हैं, पर जो हम सैंपल भी अपने हिसाब से करें, अपने जजमेंट के अकॉर्डिंग करें, उसको हम यहाँ पे क्या बोलते हैं? जजमेंट सैम्पलिंग बोल के चलते हैं। इसके बाद तीसरा पॉइंट हमारे पास यहाँ पे क्या आता है? कोटा सैम्पलिंग। इसको हम बोलते हैं मार्केट रिसर्च स्टडी। ध्यान रखना, जो कोटा सैम्पलिंग है जनरली हम इसे मार्केट रिसर्च स्टडीज के अंदर ही यूज करते हैं। तो ये जरूर ध्यान रखोगे आप लोग यहाँ पे कोटा सैम्पलिंग के अंदर, जहाँ पे मार्केटिंग के लिए कि हम ये देखते हैं कि कौन सा प्राइस बेटर रहेगा कंज्यूमर्स के लिए, कौन सा टारगेट रहेगा, मतलब कौन सा ग्रुप हमारा टारगेट रहेगा, इसके अलावा कौन कौन से गुड्स हम सेल कर सकते हैं उस प्राइस लेवल पे, ठीक है, कैसे कैसे लोग रहते हैं हमारे आसपास, एज ग्रुप क्या है जिनको हम अपना कंज्यूमर बनाना चाहते हैं, क्योंकि सब काम किसके होते हैं? मार्केटिंग के। तो मार्केटिंग में हम जो है ना कोटा सैम्पलिंग की हेल्प लेते हैं। इसके बाद हमारे पास 2 तरह के एरर निकल के आते हैं। पहला हमारे पास क्या आता है? सैम्पलिंग एरर, जो कि बहुत ज़्यादा समझना। सैम्पलिंग एरर यानी कि जब हमने सैम्पलिंग के अलग अलग मेथड्स देखे, सैंपल बनाने की कोशिश की ताकि हम पॉपुलेशन को छोटा कर सके और हम कॉस्ट इफेक्टिव बन पाए और टाइम को भी सेव कर पाए अपने, ठीक है। तो जब हम इन चीज़ों के बारे में बात कर रहे हैं कि भाई हमें एफिशिएंसी चाहिए, इफेक्टिवनेस चाहिए, तो ऐसे केसेस में सैम्पलिंग एरर किस तरह के आ सकते हैं? भाई सैम्पलिंग एरर ये आ सकते हैं कि जब हमारे पास एक लार्ज पॉपुलेशन है और उसमें से हम बहुत चुनिंदा लोगों को चूज कर रहे हैं एज अ सैंपल, तो चांसेस ज़्यादा होते हैं एरर करने के, गलती होने के, बाइज्ड होने के। तो इसलिए क्या बोलते हैं कि अगर पॉपुलेशन साइज ज़्यादा बड़ा है तो सैंपल भी बड़ा ही रखना चाहिए, और अगर पॉपुलेशन साइज छोटा है यानी कि सेंसस छोटा है तो ही हमें जो सैंपल साइज है वो भी छोटा रखना चाहिए। यानी कि जितना ज़्यादा हमारा सैंपल साइज छोटा रहेगा चांसेस उतने ज़्यादा हैं एरर होने के। यानी कि अगर 1000 लोगों का ग्रुप है जिसके ऊपर मुझे सर्वे कंडक्ट करना है, मैं से 10 लोगों को चूज कर लूँ तो चांसेस ज़्यादा हैं कि हम वहाँ पे गलतियाँ करेंगे और बहुत ज़्यादा गलतियाँ करेंगे। यानी कि एक्यूरेसी बहुत कम हो जाएगी, डाटा बहुत ज़्यादा इनएक्यूरेट हो जाएगा, और ये सबसे बड़ी क्या बनेगी? दिक्कतें बनेंगी। तो ये हमने क्या देखा? सैम्पलिंग एरर, ठीक है, कि सैम्पलिंग एरर होता क्या है और किस किस तरह की गलतियाँ सैम्पलिंग एरर में हो सकती हैं। इसके बाद क्या आता है हमारा दूसरा पॉइंट? नॉन सैम्पलिंग एरर। अब नॉन सैम्पलिंग एरर में हमारे पास किस किस तरह के हो सकते हैं वो देखते हैं। यानी कि जहाँ पे हम सैंपल बना रहे हैं फिर भी वहाँ पे एरर हो सकते हैं।
पहला रिस्पोंडेंट एरर, और ध्यान रखना इसे अब रिस्पोंडेंट एरर का मतलब क्या है कि जिनसे हम बात कर रहे हैं या फिर जिनसे हम इन्फॉर्मेशन या फिर डाटा कलेक्ट कर रहे हैं वो लोग हमें प्रॉपर तरीके से रिस्पोंड ही नहीं कर रहे हैं, या फिर वो हमें गलत इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड कर दे रहे हैं। तो ऐसे इसको हम क्या बोलते हैं, रिस्पोंडेंट्स एरर बोलते हैं, यानी कि जहां से हमें डाटा कलेक्ट करना है वो हमें गलत इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड कर रहे हैं, इसी को बोलते हैं रिस्पोंडेंट एरर्स। ठीक है, फिर हमारे पास क्या आता है, एडमिनिस्ट्रेटिव एरर्स। अगर मैं बात कर रहा हूँ एडमिनिस्ट्रेटिव एरर्स के बारे में, तो एडमिनिस्ट्रेटिव एरर्स का मतलब क्या है कि एडमिनिस्ट्रेशन लेवल पे किस किस तरह की गलतियां हो सकती हैं हमसे। ठीक है, पहला सैंपल सिलेक्शन, भाई सैंपल ही गलत चूज कर लिया, सैंपल सेलेक्ट तो किया लेकिन वो लोग जो हमारी स्टडी के अकॉर्डिंग रेलिवेंट हो सकते थे, ठीक है, जो रेटेड हैं, जिनकी जरूरत है हमारी स्टडी में, वो लोग मैंने लिए ही नहीं, यानी कि सैंपल ही हमने गलत चूज कर लिया या फिर बाइज्ड सैंपल चूज कर लिया, तो पूरा का पूरा डाटा ही क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। प्रूफ कुछ और करना चाह रहे होंगे, प्रॉब्लम कोई और सोल्व करना चाह रहे होंगे, कुछ भी नहीं होगा उस डाटा से प्रूफ। तो वही चीज़ यहाँ पे है कि सैंपल सिलेक्शन जो है ना एक बहुत बड़ा एरर माना जाता है। दूसरा इन्वेस्टिगेटर एरर। अब इन्वेस्टिगेटर एरर क्या होता है कि भाई जिसको हमने एज इन्वेस्टिगेटर भेजा था कि जा भाई डाटा कलेक्ट करके लेके आ, उसने बेड़ा गर्क कर दिया। उसने कैसे कि जैसे फॉर एग्जांपल डाटा कलेक्ट करने गया, पूछना था कुछ और पूछ के आ गया। ठीक है, इसके अलावा गलती क्या हो सकती है कि वो प्रॉपरली उस डाटा को स्टोर ही नहीं कर पाया कहीं ना कहीं पे। ठीक है, या फिर इनएक्यूरेट कर दिया, उसे गलत कर दिया, बोला कुछ और था, जिससे उसे सर्वे करने गया था वो लिख के कुछ और आ गया। तो बहुत सी गलतियां हो सकती हैं। तो इन्वेस्टिगेटर एरर भी एक बहुत बड़ा एरर माना जाता है कि इन्वेस्टिगेटर जो है ना, जो इन्वेस्टिगेट करने गया है, डाटा कलेक्ट करने गया है, उसने गलत इन्फॉर्मेशन फिल कर दी। इन्वेस्टिगेटर चीटिंग भी कर सकता है। अब चीटिंग किस तरह की कि भाई अपने फायदे के लिए वो पर्सन मतलब अपने फायदे के लिए काम से बचने के लिए उसने कोई भी इंफॉर्मेशन रैंडमली भर दी, तो क्या हो गया, इन्वेस्टिगेटर चीटिंग हो गया कि वो ग्राउंड जीरो पर गया ही नहीं इंक्वायरी कर रहे हैं, वो सिर्फ कहीं से भी उसने रैंडमली डाटा उठा लिया कि बस फॉर्मेलिटी पूरी कर देता हूँ, इनको पकड़ा देता हूँ, काम खत्म। इसको हम यहाँ पे क्या बोलते हैं, इन्वेस्टिगेटर चीटिंग बोल देते हैं। फिर हमारे पास क्या आता है फोर्थ पॉइंट में, डाटा प्रोसेसिंग एरर। भाई डाटा प्रोसेस करने में गलती हो गई कि डाटा हमने लिया भी लेकिन हम उसे एक्यूरेटली प्रोसेस नहीं कर पाए, समझ नहीं पाए, जिसको हम क्या बोलते हैं, डाटा प्रोसेसिंग एरर बोलते हैं। अब जब डाटा प्रोसेस ही नहीं कर पाएंगे तो भाई सिंपल सी बात है, कोई फायदा नहीं हुआ सैम्पलिंग अच्छे होने का, कोई फायदा नहीं हुआ इन्वेस्टिगेट सब कुछ अच्छे समझ के आया था, कोई फायदा नहीं, क्योंकि वो प्रोसेस ही नहीं कर पाया उस डाटा को, सबका सब क्या हो गया, खत्म हो गया वहीं पे। तो ये कुछ गलतियां हैं जो होती हैं सैम्पलिंग एरर के तौर पे और नॉन सैम्पलिंग एरर के तौर पे। सैम्पलिंग एरर का कोई टाइप नहीं है, नॉन सैम्पलिंग एरर के मैंने आपको दो टाइप थे। पहला रिस्पोंडेंट एरर, जब रिस्पोंडेंट ही जिससे हम बात कर रहे हैं वो डाटा ही गलत प्रोवाइड कर रहा है। दूसरा एडमिनिस्ट्रेटिव एरर, यानी कि ये सारी वो गलतियां हैं जो खुद इन्वेस्टिगेटर या फिर जो डाटा कलेक्ट कर रहा है वो कर रहा है। ठीक है, तो उम्मीद है आपको सारे टॉपिक समझ में आ गए हैं। फिर भी कोई भी डाउट, कोई भी क्वेरी बच गई हो, आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर देना, मैं क्वेरीज को सोल्व करने की कोशिश करूंगा। और अगर कहीं पे कुछ समझ ना आ रहा हो तो आप मुझे उसके लिए भी कमेंट कर सकते हैं। हो सकता है कि मैं उस थ्योरी का जवाब या फिर उसके डेफिनेशन या फिर एग्जाम्पल के द्वारा आपको समझाने की कोशिश करूँ, तो मैं उस कमेंट का रिप्लाई जरूर करूँगा। ठीक है, तो मिलते हैं अगली वीडियो में जहाँ पे हम बात करेंगे इसके नेक्स्ट कंसेप्ट के बारे में। तो अगर भाई वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक भी कर देना और चैनल को सब्सक्राइब भी कर देना और अपने उन दोस्तों में शेयर भी कर देना जिनका एग्जाम होने वाला हो सेम सब्जेक्ट का। वो मिलेंगे अगली वीडियो में। और नोट्स के लिए आप इस नंबर पे यानी कि 9667836336 हमें व्हाट्सएप करके नोट्स मिल सकते हैं। आप जिसको जो उतारना है वो उतार सकता है।